राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबका प्रेम, आप सबका समर्थन मेरे लिए असीमित ऊर्जा का कारण बनता है और मैं एक नया वीडियो, एक विशेषण बनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सबके सामने राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर, नए नए घटनाक्रमों को लेकर आप सबके बीच में आता रहूं। और आज उसी कड़ी में फिर से अपने सत्य साक्षात्कार चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है 72 उम्मीदवारों की, उस पर अपनी एक संक्षिप्त राय, विश्लेषण, आकलन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको जरूर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगा और पसंद आया तो आप हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बने विधानसभा चुनाव के बाद, 15 साल सीएम थे। शिवराज सिंह चौहान जी 18-20 साल सीएम थे, वो सीएम नहीं बने। और वसुंधरा राजे जी राजस्थान में सीएम नहीं बनी। तीनों जगह नए चेहरे सामने लाए गए। और आप सब मेरे फेसबुक से भी जुड़े हैं, मेरे चैनल से तो जुड़े ही हैं। लगभग चुनाव के पहले ही मैं बोला था कि अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, जो मैं आकलन मेरे विशेषण में स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्यों बन रही है, काहे बन रही है, किस कारण से बन रही है, वो भी मैं डिटेल में बता चुका था। लेकिन मैं ये बोला था कि आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री बनेगा और वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मतलब सरगुजा से बनेंगे, चाहे कोई भी बने। और विष्णुदेव साय जी तुर्क के हो सकते हैं क्या, मेरा पिछले विशेषण में जाके आप देख लेना और थंबनेल में वो लिखा हुआ है। सरगुजा से ही क्यों बनेंगे ये भी मैं कारण बताया था। अब जब तीनों मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए या हट गए या हटा दिए गए, तो फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी कैसे रह सकते थे। बिल्कुल, ये मेरे बिल्कुल स्पष्ट मेरी सोच थी कि मनोहर लाल खट्टर जी को भी तुरंत आज न कब हटाया जाएगा। और एक वर्ग चाहता भी था कि हरियाणा में जब 3 राज्य में नए चेहरे आ गए तो हरियाणा की भाजपा कार्यकर्ताओं, नेता और वहाँ के लोग चाहते थे, किसान लोग चाहते थे कि यहाँ भी मनोहर लाल खट्टर जी हटना चाहिए। और वहाँ पे देखिए वही हुआ। सुबेरे घोषणा हुई, शाम को सीएम बदल गए। देखिए आप, कुछ लोग इसको तानाशाह बोलते हैं और हमारी नज़र में एक प्रकार का ये अनुशासन भी है। कुछ लोग अनुशासन में नहीं रह पाते, बहुत लोग हो सकते हैं, हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन अनुशासन में रहना चाहिए। क्योंकि अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मौका देती है। मनोहर लाल खट्टर जी हरे, नायब सिंह सैनी जी सीएम बन गए। देखिए, अब चूंकि मनोहर लाल खट्टर का उपयोग सेंट्रल में करना है, रमन सिंह जी का पूरा क्षेत्र बदल दिए, विधानसभा अध्यक्ष, ये राजनीति की उनकी आखिरी पारी, उनके बेटे को टिकट नहीं दिए। शिवराज सिंह चौहान को सेंट्रल में ले आए, वसुंधरा राजे जी भी सेंट्रल में ही आई जाएंगी, साली पहले भी थी, वो राष्ट्रीय पदाधिकारी, उपाध्यक्ष वगैरह। मनोहर लाल खट्टर जी भी आ गए। बहुत बड़ा घटनाक्रम था और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ताकत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में 72 सीटों में क्या क्या है, कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की सीट है, गुजरात की सीट है, आपका उत्तराखंड की सीट है, मध्य प्रदेश की सीट है, दिल्ली की सीट है, दादर एवं नगर हवेली की सीट है। ये सब सीटें हैं। मुख्य रूप से 20 सीट आपका महाराष्ट्र का, 20 सीट कर्नाटक का, गुजरात का 7, हरियाणा का 6, ऐसा करके। दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ दीजिए आप, बाकी सभी नए चेहरे हैं। रणनीति ऐसी होनी चाहिए, पल पल आपकी रणनीति बदले, सामने वाले के वार को देखते हुए, सामने वाले की रणनीति। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक हुए, बीजेपी ने रणनीति बदल दी, अपने विधुड़ी जी की टिकट काट दी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टिकट काट दिया, मीनाक्षी लेखी जी इतनी पावरफुल कार्यकर्ता नेता, उनकी टिकट कट गई।
ये रणनीति है। देखिए आप जरूरी थोड़ी है कि एक ही नेता का 25-33 साल से आप एक ही नेता को एक ही क्षेत्र का जिम्मेदारी दें, बदलिए आप। उसका उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, विधानसभा में भाटापारा इसका उदाहरण है कि 35-33 साल से एक ही हाथ में पूरी भाजपा समर्पित है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसी और भी कई जगह है। आपका गुरुत के बारे में भी बोलते हैं, चलो अजय चंद्राकर जी जीतते आ रहे हैं तो स्वाभाविक है। भिलाई के बारे में बोलते हैं, दक्षिण बिजनौर जी के बारे में बोलते हैं, पश्चिम राजेश मूणत जी के बारे में बोलते हैं। लेकिन जहां पे आप हार जाते हैं, जहां पे आप 4-4 बार हार चुके हैं, वहां पे आपको नया नेतृत्व लाना चाहिए। ऐसा सभी पार्टी में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बदली और दिल्ली में 5 सीट नए प्रत्याशी को उतार दिए, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी शामिल है। और प्रवीण खंडेलवाल जी जो प्रमुख व्यापारी नेता हैं हिंदुस्तान के, उनको आपके चांदी चौक सीट से दिए हैं। आप डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह, खैर अब एक बात में नहीं आता। शुरुआत करता हूं मैं छिंदवाड़ा से। मैं इसको बहुत बारीकी से समझना चाहता हूं, या समझाना चाहता हूं, या खुद भी आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। बंटी विवेक साहू युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे। 7 सीट आज कांग्रेस के पास है विधानसभा में। लेकिन आपको बता दूं, जो पिछला चुनाव मात्र 37,000 से हारे नत्थन शाह जी, वो ये विधानसभा 3,000 से हार गए। आपका इस क्षेत्र में अमरवाड़ा है, आपका पांढुरना, देखिए ये इलाका गोंडवाना का प्रभावशील इलाका है। इस लोकसभा में लोधी समाज के भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये मराठी बहुल भी इलाका है। मतलब इतना पूरी तरह से जंगल, बालाघाट के बाद से पूरा मध्य प्रदेश और उधर आपका गुजरात से लेकर उधर पूरे एरिया में महाराष्ट्र तक का ये इलाका छिंदवाड़ा जोड़ता है। यहाँ पर विवेक बंटी साहू युवा लड़के को भारतीय जनता पार्टी, ये 2 बार से छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। बड़ा व्यापारी, अच्छा कार्यकर्ता है, संघर्षशील है। और पिछला चुनाव, उसके पिछले चुनाव में 1-1 लाख वोट से जीतने वाले कमलनाथ जी 30,000, 35,000, 25,000 से जीत पाए। इनको उतारे बंटी साहू जी को। जोरदार मुकाबला होगा। नत्थन शाह जी अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते तो वही लड़ते। जब वो हार गए तो हारे हुए को टिकट, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक एक आधा पौध हो सकता है, किसी को टिकट नहीं मिली है। तो विवेक बंटी साहू जी जबरदस्त चैलेंज देंगे। युवा नेता हैं, शानदार हैं, प्रभावशील हैं। अब देखते हैं छिंदवाड़ा में क्या होता है। क्या 37,000 का गड्ढा पाट के बीजेपी यहां चुनाव जीत सकती है। उसी तरह से पीयूष गोयल जी नॉर्थ मुंबई, ये एरिया पूरी तरह से आपको मैं बता रहा हूं गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज से भरा पड़ा है। दमदार एरिया, बीजेपी मुंबई में बहुत मजबूत है। ठीक है, नेक टू नेक फाइट होता है आपका उद्धव ठाकरे जी के साथ। लेकिन जो महानगर पालिका है मुंबई का, उसमें बीजेपी के पार्षद ज्यादा हैं शिवसेना से। एक प्रकार से बीजेपी उत्तर भारतीयों की, यूपी बिहार की, गुजरातियों की, मारवाड़ियों की, हिंदी भाषी लोगों की एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन मराठियों में जो वहाँ के लोकल हैं, उनमें आज भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जबरदस्त प्रभाव है। और कई इलाकों में राज ठाकरे जी का भी अच्छा प्रभाव है। उसके बाद आप देखिए, आप नितिन गडकरी जी 2 लाख वोट से जीते थे चुनाव। नाना पटोले जी कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको 2 लाख वोट से हराए। और नितिन गडकरी जी की पहले से घोषणा है कि ना मैं वोट मांगने जाऊंगा, ना मैं कोई गलत काम करूंगा, ना दारू बांटूंगा, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना फलाना, ना ढेकाना, हाथ जोड़ के पॉम्पलेट बांट के चुनाव जीतूंगा। अब मेरे को लगता है कि नितिन गडकरी जैसे शानदार नेता और शानदार विकास पुरुष की जरूरत न सिर्फ भाजपा को है बल्कि इस देश को भी है। नितिन गडकरी जी को लाखों लाखों वोट से जीतना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। बाकी नागपुर की जनता तय करेगी। उसी तरह से आप देखिए, आप मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से उतार दिए, वहीं से एमएलए भी थे उसी लोकसभा की सीट से। अब आप अनुराग ठाकुर 4.5, 4.25, 4.5 लाख से चुनाव जीते। कद्दावर नेता रामलाल ठाकुर जी को चुनाव हराए थे। फिर से हमीरपुर आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए, आप जो सीट बीजेपी अभी 72 सीट घोषित करी ना, दादर नवेली हवेली जो गुजरात से लगा हुआ है, 1 सीट केंद्र शासित प्रदेश है। सिर्फ महाराष्ट्र में मैं मानता हूं चुनौती है भाजपा को थोड़ा बहुत। मतलब जैसे 41 सीट थी, शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़े थे। 7 सीट बस इधर उधर गई थी कांग्रेस
और एनसीपी में मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाजपा की या भाजपा के साथियों की टिकट सीट कम हो सकती है। बाकी कर्नाटक में भी 2-3 सीट का मेरा नुकसान मत ज़्यादा उससे नहीं देखता। मध्य प्रदेश में वही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है नकुल नाथ जी हार जाएं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक होने के बाद भी 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा आज का विश्लेषण आप याद रखना, क्योंकि 55-60% का वोट पड़ता है बीजेपी को। वहाँ की जनता विधानसभा में अलग वोट डालती है और लोकसभा में अलग वोट डालती है। छत्तीसगढ़ में भी वही है, कई स्टेट में ऐसा है। उसके अलावा किसको दिए देखो, येदुरप्पा लिंगायत समाज के बड़े उनके बेटे को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी, आपके BY राघवेंद्र को। बोम्मई जी देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए आप, बोम्मई जी सीएम थे कर्नाटक में बीजेपी से, उनको भी केंद्र में ले आई। हाँ, शोभा करंदलाजे जो मंत्री हैं उनको बेंगलोर शायद रूरल से उतारा गया, जिनका विरोध कार्यकर्ता और जनता कर रहे हैं, वो अपनी सीट बदल के आई हैं। क्या रणनीति है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपका कार्यकर्ता कोई मजबूत है और आपको लगता है कि उसको साथ लेना जरूरी है विभिन्न कारणों से, और उस सीट में कमजोर है तो आजू बाजू की सीट से लड़ा जा सकता है। ये सही है। शंकर लालवानी जी इंदौर से फिर से लड़ा। देखिए आप, ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन जी 8 बार यहाँ से चुनाव जीती। शंकर लालवानी जी पिछला चुनाव लगभग 5.5 लाख वोट से जीते। किसको हराए? पंकज सिंघवी जी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति और दिव्य सिंह के राइट हैंड। 10 साल इतने ताकतवर थे पंकज सिंघवी जी। इनके घटना याद होगी, 40 करोड़ की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था जो गैर कानूनी ढंग से बना था। खैर, इंदौर अपने आप में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है। अब चूंकि विष्णु बड़े और संजय शुक्ला जैसे धाकड़ नेता कांग्रेस के 2-2 बार के MLA, उनके परिवार के लोग जब बीजेपी में आ गए, सुरेश पचौरी जी भी आ गए, तो अब तो कुछ संभावना कुछ बचती नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, शंकर लालवानी जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप क्या स्थिति है, 72 सीटों में क्या स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको बताऊं। दिल्ली में कहीं कोई दिक्कत नहीं, उत्तराखंड हिमाचल में कहीं कोई डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस नहीं है। गुजरात में कांग्रेस ने फिर एक गलत रणनीति को अपनाया, जैसे दिल्ली में केजरीवाल को पहली बार सरकार बनाने में जो मदद की है, ये कांग्रेस का आत्मघाती कदम था। मानिए आप, गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट देकर कांग्रेस ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया, वो भी आदिवासी इलाकों की सीट से। मैं आपको बता रहा हूं 15% के वोट पास वो खड़ी है आम आदमी पार्टी, और अर्जुन मांडविया जैसे कई बड़े नेता छोड़ दिए कांग्रेस को। ये आम आदमी पार्टी को साथ लेने के कारण कांग्रेस के नेता अलग होते जा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति यहाँ पे गलत है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गुजरात में पैर जमाने का साधन दे दिया, ये आत्मघाती कदम है। अब धीरे धीरे गुजरात से कांग्रेस 3rd नंबर में चल देगी और आम आदमी पार्टी 2nd में आ जाएगी। अगर केजरीवाल जी को जेल नहीं हुआ शराब घोटाले में, तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर वो जेल की शिक्षों में लंबे समय तक चल रही तो बात अलग है, तब परिस्थिति बदलेगी। इन 72 सीटों में मेरा आकलन ये है कि कुल मिलाकर 12-15 सीटों पे ही भारतीय जनता पार्टी टफ फाइट में फंसी है। बाकी कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के 72 सीटों में मैं मुकाबला नहीं देखता। आगे आपको और डिटेल बताऊंगा क्या क्या स्थिति बनती है, क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या समीकरण बनते हैं। हाँ देखिए आप, उत्तराखंड में भी रावत जी जो सीएम थे, TS रावत जी, वो भी सीएम थे, उनको भी केंद्र में ले आई भाजपा। गजब का उलटफेर है। पलटते रहना चाहिए, रोटी ला पलटत रहा, रोटी को पलटते रहना चाहिए क्योंकि रोटी जल जाती है। यह विशेषण आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए। आपसे विनती है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा निवेदन बनता है, आपका कमेंट्स मेरे को स्वीकार है। चाहे आप मेरे को गाली दें, चाहे आप जो भी दें, सब स्वीकार है, उससे भी मेरे को सीखने को मिलता है। लेकिन आप याद रखना, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि मेरी विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन आकलन मेरा निष्पक्ष होना चाहिए। मैं इसका प्रयास लगातार करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे इस चैनल को, सच्चे साक्षात्कार को लगातार सब्सक्राइब शेयर करते रहें और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।